कभी बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जैसा आकर्षक नारा गढ़ के बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार को स्थापित करवाने वाले प्रशांत किशोर आजकल उन्हें ही राज्य की सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। वहीं अपने पिता लालू यादव की जागीर संभालने में लगभग कामयाबी हासिल कर चुके राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और आज की तारीख में आरजेडी के सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने की जुगत में है। इन दोनों के अलावे भी एक और बिहारी युवा है जो फिलहाल है तो राज्य से बाहर, राज्य की राजनीति से दूर है, लेकिन उनके ख्वाब में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी ही आती है। मुझे भरपूर उम्मीद है कि आपने इस तीसरे युवा का नाम तो पकड़ ही लिया होगा। जी हाँ, हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार के इन 3 युवाओं की काबिलियत को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा करना क्यों जरूरी है वो हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है विकास कुमार और किस्से कहानियों की ये एक अपनी छोटी सी दुनिया है, अपना चैनल है। यहाँ मेरी कोशिश होती है आपसे बतियाने की। माध्यम होते हैं कुछ नए पुराने किस्से। आप इन किस्सों से जुड़ जाते हैं तो मज़ा दुगना हो जाता है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, मैं तो कहूँगा बढ़ाए रखिए, ताकि मैं आपके लिए यहाँ इस मंच पर और भी बहुत कुछ ला सकूँ किस्से कहानियों की शक्ल में। प्रशांत किशोर जो हैं वो उम्र में चिराग और तेजस्वी से बड़े हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी प्रशांत के हिस्से में ज़्यादा कुछ है चिराग और तेजस्वी के मुकाबले। साल 2013 के आसपास पहली बार मीडिया में प्रशांत किशोर के नाम का जिक्र मिलता है। ये आर्टिकल जो आप देख रहे हैं, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2011 से काम कर रहे थे। वो उनके गांधीनगर वाले घर में रहते थे, वहीं से काम करते थे और सीधे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते थे। नरेंद्र मोदी पहली दफा जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने तो प्रशांत किशोर ने युवा प्रोफेशनल्स की एक टीम बनाई। इस टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनके लिए पूरे देश में हवा बनाई और हवा बनाने का काम किया गया। अलग अलग तरीके का कैंपेन किया गया और इससे पूरे देश में एक माहौल ऐसा खड़ा हुआ कि नरेंद्र मोदी ही अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी अपना पहला लोकसभा चुनाव जबरदस्त तरीके से जीते, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस जीत से प्रशांत किशोर का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा। इस समय तक देश ने प्रशांत किशोर की यही एक तस्वीर देखी थी जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भारत की राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में बतौर रणनीतिकार ऐसे इस तरीके से एंट्री हुई प्रशांत किशोर की। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो राजनीति के मैदान में उतरने से पहले वो क्रिकेट के मैदान में उतरे, ट्रेनिंग ली, कुछ मैच भी खेले, लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर सके। अपने पूरे करियर में उन्होंने सिर्फ 7 मैच खेले। खेल के चक्कर में पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई मत करना, नाउ आई रियलाइज कि भैया डिग्री ले लेनी चाहिए। हम तो 2 सीएम के बच्चे रहे, लेकिन फिर भी चाहते तो डिग्री मिल ही जाता, लेकिन हम ऑनेस्टी से काम किए। 2 मुख्यमंत्री के बेटे होने के बाद भी कई लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं, लेकिन हमने नहीं लिया। पर आप लोग पढ़िए, लिखिए, खूब खेलिए, तरक्की कीजिए। तेजस्वी यादव के हिस्से 1 रणजी मैच, 2 लिस्ट ए मैच और 3 T20 मैच आता है। इन सभी मैचों को अगर मिला दे तो उनका रन इन मैचों में था 37। मतलब खेल के मैदान में तेजस्वी अच्छा कुछ नहीं कर पाए। मुझे याद है साल 2010-11 के दौरान बिहार के हाजीपुर में लालू यादव किसी केस की पेशी में आए थे, अदालत में आए थे, जिला अदालत में। अदालत में पेशी के बाद बगल में एक मैदान है, कचहरी मैदान उसको कहते हैं, वहां एक जनसभा हुई। मंच पर लालू यादव बैठे थे, राबड़ी यादव बैठी थी और एक लड़का था बेहद पतला दुबला जिसके बहुत लंबे बाल थे कंधे तक। लालू तब उस लड़के की तरफ मुड़कर बोले, ए तेजस्वी,
जनता को प्रणाम करो। अब मुझे ख्याल आता है कि वो परिणामापाती तेजस्वी की राजनीति में लॉन्चिंग की तैयारी थी। बाद में जब लालू यादव को सजा हो गई, नियम के मुताबिक वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, हेल्थ भी गड़बड़ रहने लगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर ज्यादा लगने लगे, तो तेजस्वी ने पार्टी की कमान संभाली। अभी हाल ही में राज्यसभा भेजे गए संजय यादव तेजस्वी यादव के आंख, कान और दिमाग बन गए। राजनीति में सक्रिय होने से पहले संजय यादव घंटों तेजस्वी को सामाजिक बनावट समझाते, राम मनोहर लोहिया से लेकर के कर्पूरी ठाकुर के विचार समझाते और ऐसे पुराने भाषणों की ऑडियो वीडियो जो उपलब्ध है उन्हें देखने सुनने के लिए दे दिया करते थे। ये सब तब दिल्ली में होता था। तो बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग पाकर लॉन्च हुए। अब बात करते हैं फ्लॉप अभिनेता से सफल राजनेता बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे चिराग पासवान की। चिराग पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार ही नहीं देश के एक बड़े दलित नेताओं में से एक स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग अभिनेता बनना चाह रहे थे, पापा केंद्र में मंत्री थे। पापा ने कहा जाओ बेटा कर लो जो करना है, अपने मन का करो। पापा से हरी झंडी मिली तो तीसरे सेमेस्टर में चिराग ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी और दिल्ली से ट्रेन पकड़ लिया मुंबई के लिए। वहां पहुंचे तो बहुत हील हुज्जत के बाद उनकी एक फिल्म रिलीज होने को हुई। फिल्म का नाम था मिले न मिले हम। चिराग फिल्म के हीरो थे और कंगना रनावत हीरोइन थी और आज देखिए दोनों लोकसभा में सांसद हैं। And finally, there's a new entrant to Bollywood. Union Minister Ram Vilas Paswan's son, Chirag Paswan, the actor says his favorite role is to play his father. Hamisha, I was one starry-eyed boy with this dream in my eyes that I wanted to see myself on that big screen. So my father will be my idol in that because I've seen him, I've seen the hard work that he has put in to be where he is today. ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर तब डिजास्टर साबित हुई, लेकिन बिहार में चिराग की एक झलक पाने के लिए लोग तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की रैलियों में घंटों इंतजार करने लगे। ये घटना भी मुझे याद है, मैं उस रैली में था। 2011-12 की बात है। पटना के गांधी मैदान में ही रामविलास पासवान की एक रैली थी। वो मंच पर थे, लेकिन जनता नीचे से चिराग भैया के नारे लगा रही थी। रैली लगभग आधा खत्म होने को आई, तब कहीं जाकर चिराग भैया अपनी माँ के साथ, माँ रीना के साथ मंच पर आए थे। और जब आए तो सामने घंटों से खड़ी भीड़ खूब हल्ला कर रही थी, क्योंकि फिल्म भले पिट गई थी, लेकिन फिल्म का ये आइटम सॉन्ग ठीक ठाक दर्शक बटोर पाया था। ये अलग बात है कि फिल्म नहीं चली, लेकिन चिराग की माने तो वो जन्मजात एक्टर हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था जब वो फिल्मों के लिए ट्राई कर रहे थे। सुन लीजिए। आई थिंक ये सपना शायद मैं बचपन से पैदा ही हुआ था इसके साथ। मैं कुछ 2.5 या 3 साल का था जब आपको हल्का हल्का एहसास होने लगता है कि प्रोफेशन करियर कुछ होता है। जब लोग आपसे पूछते हैं आपके फादर क्या हैं या आप क्या बनना चाहते हो, तो तब से सिर्फ एक ही जवाब था कि मैंने एक्टर बनना है। So I think I was born with this dream. I was very. जब फिल्म नहीं चली और इधर पापा भी नहीं तय कर पा रहे थे कि आंधी की तरफ गुजरात से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े या पुराने गठबंधन में ही बने रहें, तो चिराग ने तब एक बेहद समझदारी वाला काम किया। चिराग ने अपने पापा को इस बात के लिए मना लिया कि वो यूपीए के साथ को छोड़ दें, यूपीए छोड़ दें और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का हिस्सा बन जाए। पहली बार बेटे से मिली इस सलाह को तत्कालीन गृह मंत्री रामविलास पासवान ने, जो खुद मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, मान लिया। चुनाव के बाद चिराग का फैसला सही साबित हुआ और उन्हें इनाम मिला। 20 साल की उम्र में पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन अगर आप पासवान जी के बेटे नहीं होते तो कौन बनाता? अगर और कुछ इस तरीके से चिराग भी राजनीति में आ गए। अब आप समझे कि बिहार की राजनीति को आने वाले समय में प्रभावित करने वाले जो 3 युवा चेहरे आज समझ में आ रहे हैं, वो कैसे इस फील्ड में आए। तो ये बात आने की हुई। आने के बाद किसका कैसा सफर रहा या किसने कैसी राजनीतिक सूझबूझ का सहारा लिया, उसके बारे में अब बात करते हैं। चिराग और तेजस्वी दोनों ने ही अपने पापा के पेशे को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। तेजस्वी आज तक कमोबेश लालू यादव के नाम की ही खा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह बात मैं कह रहा हूं, सरकार में रहते हुए नौकरी दिलवाने वाला एक काम उनके हिस्से जाता है, लेकिन ये कोई बड़ा राजनीतिक फैसला
नहीं है, राजनीतिक तौर पे ये कोई बड़ा दांव नहीं माना जाएगा। वो अपनी पार्टी की छवि बदलने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और कई बार जानकार कहते हैं कि वो इसी में फंसकर रह जाते हैं। उन्हें अभी तक किसी बड़े राजनीतिक संकट का भी सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि बीमार ही सही लालू यादव अभी भी मौजूद हैं और बिहार की राजनीति में उनकी मौजूदगी का ही एक वर्ग के लिए बड़ा मतलब है। तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी की छवि बदलनी होगी, उन्हें अभी और मेहनत करनी होगी। उनके सलाहकार जाहिर तौर पर बहुत काबिल हैं, जैसे संजय यादव, प्रोफेसर मनोज झा, लेकिन तेजस्वी यादव खुद बहुत गहराई वाले नेता नहीं जान पड़ते हैं अभी तक। बिहार के मुद्दों की उन्हें बहुत समझ नहीं है। मैं एक दो इंटरव्यू के सिलसिले में उनसे मिल चुका हूं, उसी आधार पर यह बात कह रहा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव रटी रटाई बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ भी नया नहीं कह पाते हैं। उन्हें इस बात में भी अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी कि वो कैसे खुद को लालू यादव के बेटे से आगे ले जाकर के खड़ा करेंगे। वहीं अगर बात चिराग की करें तो उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का सबसे पहले लोहा तो मनवाया था जब उन्होंने अपने पिता को एनडीए में शामिल होने का सलाह दिया था। इसके बाद जब उनके पिता इस दुनिया से चले गए तो पार्टी घरेलू झगड़े में दो फाड़ हो गई। चाचा ने पार्टी सिंबल ले लिया, नेता ले लिए, घर छोड़ना पड़ा। राजनीतिक रूप से चिराग तब सड़क पर आ गए थे, लेकिन यहीं से वो उठ खड़े हुए और आज की तारीख में 4 के 4 एमपी जिता करके केंद्र में मंत्री बन गए हैं। उनके चाचा आज राजनीतिक तौर पर कहीं नहीं है। चिराग ने इस दौरान बहुत चालाकी से काम लिया। वो लगातार पीएम मोदी के करीब होने का संकेत देते रहे, भले उनकी आलोचना ही होती रही। वहीं दिल में हद दर्जे की नाराजगी होने के बाद भी चिराग ने कभी भी किसी भी इंटरव्यू में अपने चाचा के लिए एक शब्द भी गलत नहीं बोला। उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पे जाहिर नहीं की। मतलब उन्होंने इस संकट के दौरान एकदम सदे हुए चाल चले और आखिर में चाचा को चारों खाने चित्त कर दिया और इसी को कहते हैं राजनीतिक चाल। निजी तौर पर बस चिराग में मुझे एक ही दिक्कत दिखती है, वो बहुत जल्दी में रहते हैं। उन्हें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी बनना चाह रहे हैं। सहज नहीं है, कई बार बनावटी लगते हैं और बिहार के गंभीर मुद्दों को लेकर उनकी सोच भी साफ नहीं है। वही गोल मटोल सा जवाब मिलता है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात चिराग को लेकर के है, वो अपने पिता की तरह ही राजनीति में परिवारवाद के बड़े पैरोकार दिखते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में जो टिकट उन्होंने दिए उसी को देख लीजिए और ये बड़ा संकट है। चिराग की एक और दिक्कत है उनके सलाहकार। मुझे नहीं पता कौन कौन लोग हैं, लेकिन उनके सलाहकार उन्हें सत्ता में आते ही ऐसे ऐसे सलाह देते हैं कि नेताजी तुरंत हवा में चले जाते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर मेरा आकलन सही है तो अभी उनके 4 एमपी हैं, वो खुद मंत्री हैं, मन चढ़ा हुआ है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले या चुनाव के ऐन वक्त पे चिराग कुछ ऐसा करेंगे जो उनके लिए ही आत्मघाती होगा। अब आखिर में उनकी बात जिनकी चर्चा हर तरफ है। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के बाद अलग अलग पार्टियों और राज्य के नेताओं को चुनाव लड़वाते रहे, जितवाते भी रहे। ऐसा करने को वो अपनी मुख्य काबिलियत कहते हैं, लेकिन उनके आलोचक कहते हैं कि उन्होंने हमेशा उन चेहरों पर दांव लगाया जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी थी। लिहाजा नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अरविंदर सिंह जैसे नाम। ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है। इन सभी नामों को अगर आप गौर से देखें तो इसमें से सबकी स्थिति ठीक ठाक ही थी। प्रशांत किशोर कोई पूरे करियर में एक नाम भी ऐसा नहीं दिखता जिसके बारे में सब लोग कह रहे हों कि ये तो पक्के तरह से चुनाव हारेगा, लेकिन प्रशांत किशोर साथ आए और उन्होंने उस नेता को चुनाव जितवा दिया, चुनाव बदल दिया। वो कुछ समय पहले याद करिए राहुल गांधी के साथ भी आए थे, लेकिन कुछ ही दिन काम करने के बाद राहुल गांधी से दूर चल गए, राहुल गांधी की आलोचना करने लगे। लेकिन आज देखिए राहुल गांधी की छवि बिना प्रशांत किशोर के ही बदल गई है। मतलब प्रशांत किशोर के बिना भी नेता हैं जिन्होंने अपनी छवि बदली है। मेरा यही पॉइंट है। यहाँ हम प्रशांत किशोर की काबिलियत को खारिज नहीं कर रहे। वो अपने काम में बहुत काबिल है, लेकिन वो अपनी काबिलियत को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं वो कहीं ठीक नहीं लगता। उन्होंने काम किया है, चुनाव लड़वाए हैं, वो चुनाव जीते भी हैं, लेकिन इसमें सारा का सारा कमाल अकेले प्रशांत या उनकी टीम का नहीं है। असल में उन्होंने हमेशा एक हीरो प्रोडक्ट चुना और उस दम पर उस हीरो प्रोडक्ट का प्रचार किया, प्रचार करवाया, हवा बनाया, हवा बनवाया। अभी मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि कुछ समय पहले प्रशांत किशोर जब जदयू में थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करने का आइडिया दिया था।
सोचिए अगर ऐसा हुआ होता तो ये कितना बड़ा ब्लंडर आइडिया था। अभी प्रशांत किशोर बिहार में चाहें जो वादा कर लें, वो कह दें हम साल भर में हर बिहारी के घर में हीरे जलवा देंगे, हम आपके बच्चों को सरकार बनते ही बिहार वापस ले आएंगे, ये वो कह भी रहे हैं, हम बिहार के हर गांव को शहर जैसा बना देंगे। मतलब वो जो चाहे वादे कर सकते हैं। ठीक वैसे ही याद करिए जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बना रहे थे, टीम अन्ना एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो रही थी, तो दिल्ली के जंतर मंतर से वादे किए गए थे, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद कितना करेंगे, कितना पहले हुआ, कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान तो लगा ही हुआ है। प्रशांत किशोर की एक बड़ी ताकत है, ख्याल रखिएगा, वो जिस दिन चाहे टीवी से लेकर अखबार तक में और अब तो डिजिटल मीडिया में भी अपने नाम की हवा बहवा सकते हैं। आपको दिखेगा कि बड़े बड़े पत्रकार, एंकर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, एक के बाद एक ले रहे हैं, कई बार ले रहे हैं, हर जगह उन्हीं की बात हो रही है, जैसे अभी भी कुछ कुछ हो ही रहा है। तो इसमें प्रशांत किशोर की मास्टरी है, इससे अगर कहें तो आंख में धूल झोंकना भी कहते हैं। ठीक है, आखिर में एक और बात प्रशांत किशोर के बारे में, वो गांधी की फोटो लगा करके घूम रहे हैं, बिहार के हर गांव में ईमानदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद ये साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि बिहार में जो पैसा लगा रहे हैं वो कहां से आ रहा है। ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि जब वो राज्य में बड़ा काम करने जा रहे हैं, जब वो राज्य को बदलने की बात कर रहे हैं, राज्य के सभी नेताओं को एक तरफ से बेईमान कह रहे हैं, जनता को भी कुछ हद तक बेईमान कह रहे हैं, जो कि सही बात भी है, तो उन्हें भी साफ साफ बताना चाहिए कि बिहार में वो जो पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं, उनका संगठन बिहार में जो पैसा बहा रहा है वो कहां से आ रहा है। बिहार के एक बड़े पत्रकार पिछले दिनों मुझसे मिले, प्रशांत किशोर को लेकर के बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशांत किशोर की टीम वेंडर्स को जो पैसा दे रही है वो कैश में दे रही है। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, लेकिन अगर ऐसा है तब तो जाहिर तौर पे गलत है। गांधी तो इसके सबसे ज्यादा खिलाफ थे कि जो आप करने जा रहे हैं वो भले कितना अच्छा काम हो, लेकिन गलत तरीके से मत करिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तुलना क्यों जरूरी थी। इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये तीनों चेहरे आने वाले कल में राज्य की सत्ता को गहरे प्रभावित करेंगे। ऐसे में तीनों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। कौन कितने पानी में है ये बात तो आपको पता होना ही चाहिए, बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए। कौन सही है कौन गलत है ये बात भी मालूम होनी चाहिए, ताकि चुनाव करने से पहले या झंडा उठाने से पहले आपके पास पूरी जानकारी हो। दूसरी बात, मैं यहां जानबूझकर किसी के बारे में जातिगत समीकरण का जिक्र नहीं कर रहा हूं। बाकी आपको ये तुलना कैसी लगी, आप किस नेता को पसंद करते हैं तीनों में से वो बताइए, किसी को नहीं पसंद करते हैं वो भी बताइए, और ये भी बताइए कि बिहार में एक बदलाव की जरूरत तो है, वो बदलाव कैसे आएगा, कौन लाएगा। आज का वीडियो थोड़ा अलग था, मुझे लगा ये जरूरी टॉपिक है, इस पर भी बात होनी चाहिए। वीडियो देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में और कुछ कहानियां मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।